ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट। और आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था उसमें एक सेंटेंस ये भी कहा था कि सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका आएगा उसका तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ अपवादित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को लगाते हैं, इसमें हाफ फील्ड एंड completely filled सबसेल। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल। तो इसमें अगर कोई सबसेल हाफ फिल्ड रहती है या फुल फिल्ड रहती है तो उस केस में उस सबसेल की एनर्जी कम हो जाती है, और जब किसी भी सेल की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की एनर्जी कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और इस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अव्यवस्था आती है, अव्यवहारिकनेस आती है, अर्थात एब नॉर्मल बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको ये कह दिया जाए कि क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी तय है कि इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर में 99 नहीं 100% आउट क्वेश्चन है, क्रोमियम और कापर के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एब नॉर्मल बिहेवियर की आएगी जो आप ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है ऑफ-बाउ से तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 हो जाएगा। अब ये आप नियमानुसार लिख देंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा गलत। इसका कारण है कि एक चीज़ को हमने और भी आपको बताया था कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में अधिकतम 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इन्हीं के आधे S1 होता है, P3 होता है, D5 होता है और F7 होता है। तो इस केस को कंप्लीटली फिल्ड कहते हैं और इसको हाफ फिल्ड कहते हैं। तो इस अवस्था में हालांकि S और P के केस में ये एब नॉर्मल बिहेवियर नहीं प्रकट होता है, ये केवल और केवल डी सबसेल के केस में प्रकट होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन इनकी जो अभी आपको आगे बताएंगे ऐसा होता क्यों है, तो जो एक्सचेंज एनर्जी है उसके विषय में आपको जानना है। तो यहाँ पर जब कोई भी सबसेल हाफ फिल्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन में कमी होती है तो वो अपने से अंदर वाले उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और स्थायित्व को पूरा करता है, अर्थात स्टेबिलिटी को अर्जित करता है। तो इसका जो ठीक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई भी सबसेल हाफ फिल्ड होती है तो वो अधिक स्थायी होती है, मोर स्टेबल होती है, या तो फिर कंप्लीटली फिल्ड होती है। इसके लिए हम कापर की केस की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 कर देते हैं और 3d9। अगर ऐसा कोई भी अगर स्टूडेंट करता है तो वो गलत है, क्योंकि आप वायु से तो यही आएगा और ये 29 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। लेकिन जब कोई भी सब सेल कंप्लीटली फिल्ड होने को होती है, अर्थात डी में 10 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वो कंप्लीटली फिल्ड मानी जाती है। इस केस में उसकी एनर्जी डाउन होती है, लोअर एनर्जी को ग्रहण करता है, जिसकी वजह उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो 4s हाफ फिल्ड हो जाएगा और इस s उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ग्रहण करेगा और 3d10 हो जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शन थे। तो एक्सेप्शनल आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे और भी हैं। कॉपर के नीचे सिल्वर रखा है, उसमें भी इस तरीके का आएगा। और यानी चाहे 3D हो 4D हो, उन सभी में इस तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर प्रकट करेगा। तो क्रोमियम का केस हो गया, कॉपर का केस हो गया, इनमें एबनॉर्मलिटी आती है। उसके दो कारण हैं, प्रमुख रूप से दो कारण हैं। एक तो स्टेबिलिटी, जो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में स्टेबिलिटी आती है। एक इसका दूसरा कारण है स्टेबिलिटी का कि जिसमें एक्सचेंज एनर्जी, कोई भी सिस्टम हो जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना स्टेबल होता है। और ये स्वाभाविक बात है कि जब हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा तो इनमें एक सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब है कि जब हम 3D को ऑर्बिटल में लिखते हैं तो इस तरीके से D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन ये घड़ी की दिशा में फिलअप होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा और ये पांचवा हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज, भाई कोई भी अगर चीज़ है व्यवस्थित है तो उसकी एनर्जी कम होगी। आप कहीं भी ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं कोई समारोह है, उस समारोह में ही अगर कहीं अव्यवस्था है तो वहाँ की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, व्यक्ति व्यवस्थित होने का प्रयास करेंगे। सेम बिल्कुल वही घटना यहाँ पर है, कोई भी ये नेचुरल घटना है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर एक्सचेंज करेगा, यहाँ से यहाँ पर एक्सचेंज करेगा। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसके 4 बार इसको एक्सचेंज कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो यहाँ एक्सचेंज करेगा, यहाँ पर करेगा और यहाँ पर करेगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 4। अब अगर यहीं पर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो देखिए अलग से बनाते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4। तो इस तरीके से अगर हम दूसरे की बात, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्सचेंज कर सकता है और एक यहाँ से यहाँ कर सकता है। ये कितना, 2 हो जाएगा। अब अगर यहीं पर आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें 2 3 4 5, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, इसके इस तरीके से एक्सचेंज करने का इसका एकमात्र एक तरीका होगा। तो इस तरीके से 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी ये कितने प्रकार से एक्सचेंज करता है, 10 तरीके से। और अगर मान लो यहाँ पर हम आवाऊ प्रिंसिपल से 3D4 की अगर बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन 5 ना हो, अर्थात हाफ फील्ड क्यों होता है उसका आपको कारण बता रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4 होंगे। इसके एक तरीका, 2 तरीका एक्सचेंज करने का, विनिमय करने का।
तो टोटल तरीके कितने हो गए पहले इलेक्ट्रॉन के, इसमें 1 2 3 हो गए। अब यही बात हम करते हैं इस तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन की, एक तरीका हो गया और 2 हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज करने की तीसरे इलेक्ट्रॉन की। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक तरीके से एक्सचेंज कर सकता है, तो इसमें टोटल विनिमय या एक्सचेंज करने के तरीके 3 2 5 और 1, 3 2 5 और 1 6 हो गए। अब देखिए जब ये 10 काइंड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 हैं, तो जब कोई व्यक्ति 6 बार इधर से उधर उधर से इधर आएगा जाएगा तो एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट करेगा, अतः उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, और जब एनर्जी डाउन हो जाएगी तो उस सब सेल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए 3d5 होता है और 3d4 नहीं होता है। तो जिसकी एक्सचेंज एनर्जी किसी भी सिस्टम की जितनी हाई होगी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर यहाँ पर समझना है, इसका कारण है। अब यहीं पर इसी श्रृंखला में दूसरी बात आती है और टॉपिक समाप्त हो जाएगा। n+l रूल आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी बात आएगी कि सर 4 आउटर ऑर्बिट है जबकि 3 उससे इनर ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों जाता है और 3d में क्यों बाद में जाता है। तो इसके लिए आपको n+l रूल, हालांकि n+l रूल में जिस टर्म का प्रयोग होगा वो टर्म आपको आगे पढ़ाएंगे, चूँकि वो क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड है और क्वांटम संख्याएं आगे बताई जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है और l आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रहता है। तो n+l रूल, तो देखिए n+l रूल क्या कहता है। अगर n+l इनका अगर मान किसी भी उपकोष में जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में प्रवेश करेगा। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो, पहला केस अगर बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा या इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, तो इसके लिए हम n+l की बात करते हैं। किसी भी उपकोष के आगे जो भी अंक लिखा होता है वो n होता है और l का जो मान है एक समरी बता रहे हैं, चूँकि यहाँ पर आपको आ गया है, वरना इसको पूरा डिटेल में अगले लेक्चर में बताएंगे, बल्कि अगला नहीं एक और होगा, उसके अगले लेक्चर में क्वांटम नंबर आएंगे। l जो है s मतलब यहाँ पर फॉर s l = 0 और p = 1, d l = 2 और f l = 3। अगर इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है तो l का मान 0 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन p में है तो l का मान 1 होगा, d में है तो l का मान 2 होगा, f में है तो l का मान 3 होगा। अब देखिए आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। और किसी उपकोष के आगे जो भी अंक लिखा है उसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, n से जिसे डिनोट करते हैं। तो अब आप इसमें देखते हैं, इसके लिए अगर हम n+l की बात करते हैं तो n का मान 4 है और l का मान 0 है। अब अगर इसकी हम n+l की बात करते हैं तो इसके लिए n का मान 3 है और l का मान कितना है 2 है। तो इसके लिए n+l बराबर कितना हो जाएगा 4 और इसके लिए कितना हो जाएगा 5। तो n+l का मान जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन 4s में पहले प्रवेश करता है, उसके बाद 3d में प्रवेश करेगा, क्योंकि n+l रूल का फॉलो करना है और विदाउट इसके फॉलोएशन के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। अब दूसरा केस इसमें आता है कि अगर n+l का मान किन्हीं
दो सब सेल के लिए समान आ जाए, भाई ये भी एक कंडीशन आ सकती है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक चीज़ को देख लेते हैं कि जिसमें n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा, और जिसका n का मान अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। उदाहरण के तौर पर n प्लस l का मान समान करने के लिए हम देखते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन 4s की बात करते हैं और दूसरी तरफ 3p की बात करते हैं। अब इसमें n प्लस l रूल को लगाते हैं, तो इसके लिए अभी निकाला था 4s के लिए n प्लस l का मान कितना होगा, 4 होगा, और इसके लिए n प्लस l का मान कितना होगा, 3, और p में यदि इलेक्ट्रॉन है तो l का मान कितना बताया था, 1 होता है। तो इस तरीके से इसमें भी n प्लस l का मान कितना आया, 4। लेकिन अब हम इसमें देखते हैं कि n का मान इसमें कितना है, n का मान 4 है और इसमें n का मान 3 है। तो जिसमें n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर n का मान कम है, अतः तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा। तो इस तरीके से आज आपको एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, जिसमें कापर और क्रोमियम का एग्जाम्पल दिया। फिर n प्लस l रूल के माध्यम से आप ये समझे कि आखिर इलेक्ट्रॉन 3p में पहले क्यों आता है और 4s में बाद में क्यों जाता है। इसके लिए आपको ये 2 पॉइंट तैयार करने हैं। तो आज यहीं पर रोकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे आगे का टॉपिक। थैंक्स।